नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान का मॉक टेस्ट नंबर 14। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 14वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 13 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान से। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। सीडीबी से बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है, सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यूपी टेट 2026 के लिए रामबाड़ क्लास होगी, तो क्लास को पूरा वॉच करें, अच्छे से देखें एंड तक वीडियो को। ठीक है दोस्तों, और क्लास में लास्ट तक बने रहे, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। और यूपी टेट में दोस्तों आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सीडीबी से, बाल मनोविज्ञान से। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाइए। आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास। तो क्लास को पूरा वॉच जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी। 1879 में, 1870, 1900 या दोस्तों 1913 में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करें और प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे रहे। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा मेंशन जरूर करें। और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने से पहले कॉपी और पेंसिल साथ में लेकर के बैठा करिए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्ट होंगे उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा वॉच ज़रूर करें। ठीक है, कॉपी और पेंसिल साथ में लेकर के ज़रूर बैठें और 1 से लेकर के 30 तक नंबर डाल लीजिए। 30 तक नंबर डाल लीजिए, जो भी क्वेश्चन सही हो उस पर राइट का निशान, जो गलत हो जाए उस पर क्रॉस का निशान करते जाइए। इससे क्या होगा, इससे आपका दोस्तों जो स्कोर है वो ईजिली आप लोग पता कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इजीली पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस हमने सही किए, ठीक है, कितने हमारे गलत हुए। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करें और इतना काम जरूर करें, कॉपी और पेंसिल साथ में लेकर के जरूर बैठें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट करो दोस्तों। मनोविज्ञान प्रयोगशाला की जो स्थापना कब हुई, तो दोस्तों ये आपकी 1879 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1879 में हुई थी। और किसने की थी, तो दोस्तों ये आपकी विलियम वुंट ने की थी। किसने की थी दोस्तों, विलियम वुंट ने, याद रखिएगा विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट ने की थी। और कहाँ पर, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जर्मनी के, तो जर्मनी वैज्ञानिक थे विलियम वुंट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम वुंट कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों ये आपके कहाँ के थे, जर्मन के थे, जर्मनी निवासी थे। ठीक है, कभी कभी सीधा आपसे पूछा जाता है कहाँ के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे ही डिफाइन करते चलेंगे, जो भी अदर चीज़ें होंगी क्वेश्चन से संबंधित उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आप लोग सभी को नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था या प्रतिपादन किया था। ठीक है, प्याजे होंगे क्या, कोहलर होंगे, स्किनर होंगे या दोस्तों थॉर्नडाइक होंगे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो सिद्धांत दिया वो दोस्तों स्किनर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, स्किनर ने। स्किनर कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों ये आपके अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ के थे, अमेरिका के। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों, इस सिद्धांत के लिए जो प्रयोग किया था वो दोस्तों आपका किस पे किया था, सफ़ेद चूहों पर किया था। किस पे किया था दोस्तों, सफ़ेद चूहों पर, याद रखिएगा। और कब किया था, तो दोस्तों 1938 में किया था। 1938 में पहला अपना जो प्रयोग किया इन्होंने दोस्तों 1938 में किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, 1938 में हुआ और सफ़ेद चूहों पर किया था। बाद में इन्होंने दोस्तों आपका 1943 में
1943 में कबूतर पे भी प्रयोग किया था। ठीक है, नैमित्तिक सिद्धांत जो दिया जाता है उसका, इसका या तो दूसरा नाम मान लो या उसको अलग मान लीजिए। ठीक है, नैमित्तिक क्रिया प्रशुद्ध अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो स्किनर ने दिया था ये आपका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी जानकारी आपकी इसमें हो गई, सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, किस पर प्रयोग किया, कब सिद्धांत दिया। ठीक है दोस्तों, और कहाँ के निवासी थे, तो आप लोग इनको नोट डाउन करिएगा। यही चीज़ आपकी पूछी जाती हैं, क्योंकि यूपी टेट का जो एग्जाम होता है वो दोस्तों आपका फैक्ट बेस होता है, फैक्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, घुमा फिरा करके आपका जो शिक्षण शास्त्र होता है वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पेडागोजी नहीं मिलती है इसमें, फैक्ट होते हैं। और अगला आप लोग सी टेट देंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसमें पेडागोजी ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक, ठीक है, का प्रतिपादन किया था। ये इन्होंने दो फैक्टर भी बताए थे। ठीक है दोस्तों, एस फैक्टर और जी फैक्टर। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सामान्य कारक जिसको जनरल, और विशिष्ट कारक जिसको इन्होंने दोस्तों एस फैक्टर का नाम दिया। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया, तो दोस्तों ये आपका स्पेयर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पेरमैन ने दिया था, जिसमें इन्होंने दोस्तों सामान्य कारक और विशिष्ट कारक बताए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। स्किनर अभी हमने डिस्कस किया। स्किनर ने दोस्तों आपका क्रिया प्रशुद्ध अनुबंधन का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने दोस्तों आपकी बॉन्ड थ्योरी दी, जिसको हम त्रुटि और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। और वाइगोस सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, व्यक्तिगत भिन्नता का। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का, तो दोस्तों ये किया था आपका गाल्टन ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, गाल्टन, सर फ्रांसिसी गाल्टन। इनको बोला जाता था सर फ्रांसिसी गाल्टन, फ्रांस के निवासी थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सर फ्रांसिसी गाल्टन को मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के लिए जाना जाता है, अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। व्यक्तिगत भिन्नता का जो शब्द है, व्यक्तिगत भिन्नता जो शब्द है, सबसे पहले किसने प्रयोग किया, गाल्टन ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है, किसने कहा था। ये कोटेशन किसका है, किसकी परिभाषा है, परिभाषाओं से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है, किसने कहा, तो दोस्तों ये आपका स्किनर ने कहा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धि मतलब IQ, ठीक है, 100 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 100 होती है बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके सामान्य बच्चे जो होते हैं, सामान्य बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, उनका IQ लेवल जो होता है वो 100 होता है। मतलब 91 से और 110 के बीच होता है, तो 100 भी इसके बीच ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मानसिक विकास का संबंध है, मानसिक विकास का संबंध किससे है, संवेदना से है, प्रत्यक्षीकरण से है, चिंतन से है, या दोस्तों ये सभी। तो मानसिक विकास का जो संबंध होता है वो दोस्तों संवेदना से भी होता है, प्रत्यक्षीकरण से भी होता है, और चिंतन से भी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है, ठीक है, जन्म के समय बच्चे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। 206 तो दोस्तों आपके वयस्क मनुष्य में होती हैं। 206 हड्डियाँ कितनी होती हैं वयस्क मनुष्य में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका होगा नहीं। 350 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 270 लगा लीजिए। 270 से दोस्तों आपका 300, ठीक है, 270 से 300 के बीच हड्डियाँ होती हैं नवजात शिशु में। ठीक है, शैशवावस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किशोर अवस्था की आयु सीमा क्या है, ठीक है, किशोर अवस्था की आयु सीमा कितनी होती है, 0 से 6 वर्ष, 6 से 12, 12 से 18, या 18 से ऊपर। तो 18 से ऊपर तो दोस्तों आपके प्रौढ़ावस्था, उसमें वयस्क अवस्था में आ जाएंगे। तो किशोर अवस्था की जो आयु सीमा है वो दोस्तों आपकी 12 से 18 होती है। कितनी होती है, 12 से 18। ठीक है दोस्तों, किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो दोस्तों ये आपकी स्टेन हॉल ने कहा है। ठीक है, स्टैनले हॉल ने, याद रखिएगा, ये आपकी जो परिभाषा ये पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, किस अवस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, तो किशोर अवस्था को कहा जाता है। किसने कहा था, किसकी परिभाषा है, स्टैनले हॉल की। स्टैनले हॉल ने दोस्तों आपकी एडोलसेंस नामक पुस्तक भी लिखी है। आपसे पूछा भी गया है क्वेश्चन यूपी टेट में कि एडोलसेंस पुस्तक किसकी है, तो दोस्तों वो आपकी किसकी है, स्टैनले हॉल की है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने
मुख्य नियम बताए। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए थे? तो दोस्तों 3 नियम बताए थे। ठीक है, पहला है दोस्तों आपका तत्परता का नियम। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम है पहला है दोस्तों आपका तत्परता का नियम। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपका अभ्यास का नियम। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? अभ्यास का नियम। और तीसरा है दोस्तों आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम। ये 3 आपके दोस्तों क्या है? मुख्य नियम दिए थे। और 5 जो दिए थे वो आपके गौण नियम दिए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, तो आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा इन नियमों से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग, कोहलर या दोस्तों मैकडूगल? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। और मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या बताई थी, उन्होंने कितनी बताई थी? 14। इन्होंने बताया 14 ही मूल प्रवृत्ति होती है और 14 ही आपके दोस्तों संवेग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम तैयारी करें 30 क्वेश्चंस की, 30 नंबर की। और 30 नंबर दोस्तों आपके यूपी टेट में ज़बरदस्त आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यूपी टेट 2026 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर ज़रूर बनाएं। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी जिनके भाई बहन और अदर तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सभी के लिए पहुंचाइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पावलोव ने अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया था? पावलोव की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव। ठीक है दोस्तों, और इसको हम दोस्तों इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, थ्योरी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो प्रतिपादन किया वो किसने किया था? पावलोव ने किया था। शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग जो किया था ये दोस्तों आपका कुत्ते पर किया था। किस पे किया था दोस्तों? कुत्ते पर किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और कब किया था? तो दोस्तों 1904 में किया था। 1904 में ये सिद्धांत प्रतिपादन किया। ठीक है, और आपके जो ये पावलोव हैं ये कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों आपके रूस के निवासी थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है ये, और 1904 में ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। पावलोव ने अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जो प्रयोग किया वो दोस्तों कुत्ते पर किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये आपकी थॉर्नडाइक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। थॉर्नडाइक जो कि दोस्तों आपके अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने दोस्तों आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो दोस्तों आपका भूखी बिल्ली पर किया था। किस पे किया था? भूखी बिल्ली पर किया था। ठीक है, एक पिंजड़े में, जिसको पजल बॉक्स बोला गया, एक पिंजड़े में बिल्ली को रख दिया गया और उसमें एक लीवर लगा दिया गया। ठीक है, और बाहर रख दी मछली। ठीक है, भोजन रख दिया मछली। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने बार बार ये प्रक्रिया कराई और बिल्ली जो है उस लीवर पर पैर रखे और बाहर निकल करके अपना भूख शांत कर लेती थी। ठीक है, ये इनकी कहानी है, ये इनका जो प्रयोग है उसका सार है। ठीक है दोस्तों, बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी चीज़ों को नोट डाउन करती रहिएगा, हो सकता है आपसे ये अदर पूछ ले। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनमें से पूछ ले, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्धि कार्य करने की विधि है। किसने कहा? बुद्धि कार्य करने की विधि है। बा से बुद्धि और वाट से वुडवर्थ। ठीक है, याद रखिएगा, बुद्धि कार्य करने की विधि है, तो इसे किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एमिल किसकी पुस्तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एमिल किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये आपकी रूसो की है। रूसो ने लिखी थी ये एमिल पुस्तक, और एमिल पुस्तक जो है ये दोस्तों आपकी शिक्षा पर आधारित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किस पर है? शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे, ठीक है, तो जीन पियाजे जो है दोस्तों आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो जीन पियाजे ने दोस्तों आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो दोस्तों इन्होंने अवस्थाएं बताई थी 4। कितनी बताई थी? अवस्थाएं कितनी बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक पूर्व अवस्था, पूर्व और आपकी मूर्त अवस्था थी, और दोस्तों चौथी थी आपकी दोस्तों औपचारिक अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इनको सभी को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, 4 अवस्थाएं दी थी, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व गामक अवस्था और मूर्त गामक अवस्था, दोस्तों औपचारिक गामक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो दोस्तों किसने दिया था? कोहल वर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहल वर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहल वर्ग कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों ये आपके अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे दोस्तों? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने दोस्तों 6 चरण बताए। ठीक है, 6 चरण बताए, और दोस्तों 3 स्तर बताए थे। स्तर कितने बताए? 3 स्तर बताए थे और 6 चरण बताए थे। ठीक है, अवस्थाएं या चरण बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये आपका अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जिन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो दोस्तों किस पर किया था? बेबी डॉल पर किया था। ठीक है, 3 प्रयोग किए थे, 3 बार बच्चों को फिल्म दिखाई गई थी। ठीक है, तो एक में हिंसक थी, एक में दोस्तों अच्छा व्यवहार था, दूसरे में प्यार कर रहा था। तो बच्चे उसी को देख करके, फिल्म को देख करके व्यवहार करते हैं। ठीक है, इन पर अनुकरण पर भी इन्होंने जोर दिया है। तो ये कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों आपके कनाडा के निवासी थे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लिखने से संबंधित अक्षमता है। ठीक है, विकार से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, लिखने से संबंधित पूछा है यहाँ पर। तो डिस्ग्राफिया होगा, डिसकैलकुलिया होगा, एलेक्सिया होगा, या दोस्तों अफेजिया होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, डिस्ग्राफिया। ठीक है दोस्तों, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है ये दोस्तों आपका लिखने से संबंधित है। डिसकैलकुलिया दोस्तों आपका, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से हम सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित हो जाएगा। अफेजिया दोस्तों भाषा से संबंधित होता है। अफेजिया किससे संबंधित होता है? भाषा से। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? तो दोस्तों शिक्षक नहीं होगा, बालक होता है। शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है दोस्तों? बालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भेद जो है पाए जाते हैं बुद्धि स्तर पर, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, या दोस्तों उपरोक्त सभी में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो दोस्तों व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं उपरोक्त सभी में। ठीक है, बुद्धि स्तर में भी पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में भी पाए जाते हैं, और गतिवाहक योग्यता में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। ठीक है, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, ये सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो क्षेत्र होता है दोस्तों ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, लिंग भेद भी होता है, लिंग भेद के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता हो पाई जाती है। ठीक है, शारीरिक संरचना के आधार पर तो होता ही है, और मानसिक योग्यता के आधार पर भी प्रत्येक बच्चा अलग होता है, प्रत्येक बच्चे में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक आदमी अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, या ये सभी। तो एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के जो क्षेत्र हो सकते हैं वो दोस्तों बहुत सारे होते हैं। ठीक है, रुचियों के भी होते हैं, सीखने के भी, चरित्र के भी, और ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। व्यक्तिक भिन्नता मतलब एक बच्चा पढ़ने में रुचि ले रहा है, एक नहीं ले रहा है। ठीक है, सीखने में एक बच्चा तेज़ी से सीख रहा है, एक धीमे सीख रहा है। ठीक है, एक सीख ही नहीं रहा। चरित्र में भी होता है, किसी बच्चे का बहुत ही अच्छा चरित्र होता है, कोई बहुत बेकार निकल आता है ना दोस्तों। तो व्यक्ति एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं।
फिलहाल ये तीनों तो होते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, ठीक है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तो जब बच्चा फेल होता है तो दोस्तों आपका व्यवस्था फेल होता है। ठीक है दोस्तों, विषय वस्तु फेल होती है, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया, वो चीज़ें फेल होती हैं। ठीक है, स्कूल फेल होता है, सिस्टम फेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कोहलर ने अपना प्रयोग जिस चिंपैंजी पर किया था उसका नाम क्या था? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलर ने अपना प्रयोग जिस चिंपैंजी पर किया था उसका नाम क्या था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बहादुर था, आदि मानव था, सुल्तान था, या दोस्तों शक्तिमान था? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, कोहलर ने जो प्रयोग किया अपना, वो किस पर किया था? वो दोस्तों आपका चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था दोस्तों? सुल्तान नाम था। कोहलर ने अपना जो सिद्धांत दिया वो कौन सा दिया? तो दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गेस्टाल्टवाद का मतलब है, ये आपके दोस्तों गेस्टाल्टवादी जो थे, ये कोहलर थे, कोफका थे और बर्दिमर थे। ये तीनों को गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की जो नींव रखी वो इन्होंने ही रखी थी, कोहलर, कोफका और वर्दीमन ने। ठीक है, ये तीनों कहाँ के थे? तो दोस्तों ये आपके जर्मनी वैज्ञानिक थे, और 1912 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा और नोट डाउन करिएगा। ठीक है दोस्तों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या सूझ का सिद्धांत, या दोस्तों गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, 3-4 नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुल्तान पर प्रयोग किया था, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, 1912 में सिद्धांत दिया। ठीक है, गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी? तो कोहलर, कोफका और वर्दीमन ने रखी थी, जिनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चों की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? ठीक है, बुद्धि, समीपस्थ, जिसको हम निकटस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं, ZBD। ठीक है, साम्य धारण, या दोस्तों संरक्षण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा एक स्थान पर अपने हिसाब से पहुंच रहा है, अपने हिसाब से सीख रहा है, अगर उसमें थोड़ा सा सहारा दे दिया जाए तो वो बहुत ही आगे निकल जाएगा, उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखेगा। तो वो जो कहलाता है वो दोस्तों आपका ZPD कहलाता है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ठीक है, विकास क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एक बच्चा अपनी तरफ से सीख रहा है और उसमें थोड़ा सा सहारा लगा दीजिए, जो सहारा है उसी को दोस्तों हम ZPD कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD कहा जाता है। इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों ये आपके फ्राइड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्राइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तो कौन हो जाएंगे? फ्राइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तरल ठोस क्रिस्टलीय सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये आपका कैटल ने दिया था, RB कैटल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों ये आपके थॉर्नडाइक हो जाएंगे। ठीक है, बहुआयामी बुद्धि बताई इन्होंने, थोड़े छोटे बहुत सारे कारक होते हैं बुद्धि में, ऐसा कहा है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। वैसे तो ऑल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ठीक है दोस्तों, तो NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ठीक है दोस्तों, अनुमति परक है। ठीक है, सुविधादाता है, सत्तावादी है, या दोस्तों अधिनिकाय है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वो है दोस्तों आपकी सुविधादाता की। ठीक है दोस्तों, किसकी है? सुविधादाता की है।
फैसिलिटेटिव की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो ये थी आज की क्लास 30 क्वेश्चंस के साथ। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, और क्लास आपका स्कोर क्या रहा मेंशन करना जरूर मेंशन जरूर करना, बिल्कुल ना भूलना। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।